नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है MSSSC नोट्स में। दोस्तों आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़रूरी है, कुछ महत्वपूर्ण बातों को डिस्कस करेंगे। क्या होता है कि जब लास्ट टाइम एग्ज़ाम आपके सामने आते हैं तो आप लोग ये कंफ्यूज होते हो कि आखिर हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए, सही स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। और आज हम आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य बताएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टैग वर्ड्स बताएंगे जिससे आपको एग्ज़ाम में 100% सफलता मिलेगी और आपको उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ये मान के रखिएगा। बस आपको ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना है, एक एक बातों को ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा ये रहने वाला है कि आप लोग जो है कैसे अपने एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे और लास्ट टाइम में आपको क्या पढ़ना चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर हम पहले बात कर लेते हैं कि आपका अभी क्या है, हाल ही में यूपी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, चलो हम यूपी टेट की बात कर ले रहे हैं। वैसे ये चीज़ आपके सीटेट एग्ज़ाम में भी फॉलो होगा, क्योंकि अगर बात करें कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे होता है, एग्ज़ाम का जो पैटर्न हो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की बात करें, शिक्षक वाले जैसे कि टेट, सीटेट, सुपर टेट, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम होता है तो उसमें जो सिलेबस होता है दो तरीके से डिवाइड किया जाता है। पहला होता है कॉन्सेप्ट, क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है, और दूसरा होता है आपका शिक्षण। ठीक है, यानी कि टीचिंग। अब ये बात समझिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली इन सारी चीजों से। पहले ये समझिए कि कॉन्सेप्ट और टीचिंग मतलब क्या हुआ। कॉन्सेप्ट की अगर बात करें किसी भी एग्जाम की, तो कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जैसे कि आपकी ऐसी चीज जिससे कि आपको याद करना पड़ सकता है। जैसे कि अगर बात करें कुछ आपके मनोवैज्ञानिक हैं, जैसे कि बात करें जीन पियाजे हुए, ठीक है, पियाजे हुए, कोहलबर्ग हुए, और कौन हुए, वाइगोस्की हुए, अल्बर्ट बंडूरा हुए, है ना। और मतलब इनके जितने भी सिद्धांत हैं, थॉर्नडाइक हैं, तो इनके सिद्धांतों का प्रयोग किस किस आधार पे काम करता है, तो उस आधार को आपको समझना पड़ेगा। तो वो आप तब समझ पाएंगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो हर पेपर में करता क्या है कि 15 नंबर आपको कॉन्सेप्ट से पूछ लेगा। ठीक है, यानी आपको सारे मनोवैज्ञानिकों के जितने सिद्धांत हैं, उनके प्रयोग हैं, वो सारी चीजें अच्छी से क्लियर रहेंगी, तो आप 15 नंबर इजी निकाल सकते हो। और ये जो 15 नंबर है, ये आप अगर कुछ भी नहीं पढ़ के जाते हैं तो भी आप निकाल सकते हैं। 30 नंबर की अगर हम बात कर रहे हैं एक सेक्शन सी, तो आप इस 15 नंबर को बिना पढ़े भी निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ पे यूज होता है आपका कॉमन सेंस। क्या होता है? कॉमन सेंस यूज होता है दोस्तों। अब बात करें कॉमन सेंस का, जैसे कि आपसे कोई ऐसा कोई प्रश्न पूछ लिया जो स्वयं आपके जीवन पे आधारित हो, स्वयं को उस स्थान पे रख के जब आप देखेंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर स्वयं से मिल जाएगा। तो दो तरीके से आपका जो पेपर है तैयार किया जाता है। पहला होता है कॉन्सेप्ट बेस, दूसरा होता है टीचिंग बेस। अब इनमें कौन सा पॉजिटिव वर्ड होता है जिसे आप देखते ही पहचान सकते हैं कि इसका उत्तर यही होगा। बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ आप देखेंगे कि अगर इसमें ये वर्ड आया है तो इसका मतलब ये उत्तर बिल्कुल सही होगा, और अगर इसमें ये वर्ड आया है तो ये आपका बिल्कुल उत्तर सही नहीं होगा। तो इसकी पहचान कैसे करते हैं, इसी के बारे में यह वीडियो आज का होने वाला है। अब आप लोगों ने जितनी तैयारी कर ली है, बहुत अच्छी बात है। आशा है आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक ऐसा माध्यम होता है जिससे हमको ये पता चलता है कि एग्जामिनर जो है पेपर किस तरीके से सेट करता है, उसकी मानसिकता क्या है, प्रश्नों में कैसे हेर फेर करेगा, कैसे बदलाव करेगा। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं तो आपको एक भरपूर आइडिया मिल जाता है। तो सबसे जरूरी काम होता है आपको पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एकदम कंप्लीट सॉल्व कर लेना। दूसरा काम ये करना है, कम से कम पर डे 1 से या 2 प्रैक्टिस सेट स्वयं से सॉल्व कीजिए। 2 प्रैक्टिस सेट पर डे आप सॉल्व करेंगे तो उससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। एग्जाम में जब आप जाते हो परीक्षा देने, तो सिर्फ आपका ये उद्देश्य नहीं है, मान लीजिए आपको 30 में से 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 30 में से 30 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, लेकिन आपकी स्पीड कम होने की वजह से
आप जो है काफी सारे क्वेश्चंस को छोड़ दिए, नहीं कर पाए, बेल बज गई। तो ये सब जो आप स्पीड बनाओगे कैसे बनेगी, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो दूसरी बात याद रखिएगा, पहला है आपको प्रैक्टिस पे, मतलब जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करना है। दूसरा काम करना है जितने भी ज्यादा हो सके आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने हैं। दो काम हो गया। चलो अब तीसरा काम क्या करना है, ये मेरी बात समझिएगा। तीसरा काम ये कीजिए कि आप लोग जो है खुद से भी नोट्स बनाइए। खुद से नोट्स बनाने का सेंस ये है कि आप लोग पढ़ते तो बहुत जगह से हैं, कहीं इधर से पढ़ रहे हैं, कहीं उसकी नोट से पढ़ रहे हैं, कहीं यहाँ फला 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 बहुत जगह जगह से पढ़ रहे हैं। तो होता क्या है, ऐसे में सब खिचड़ी बन जाती है माइंड में। आपका बहुत कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, लेकिन लास्ट टाइम में जब आप यहाँ से वहां से वहां से हर जगह से जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो दिमाग में खिचड़ी बन जाती है। तो कोशिश ये कीजिए कि आप अपने पास एक नोट्स रखिए और उसमें जो आपको फैक्ट पॉइंट लगते हैं, हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, चाहे सीडीपी की हो, हिंदी की हो, संस्कृति हो, इंग्लिश की हो, मैथ की, जो आपका फैक्ट पॉइंट हो ना, उसको आप लोग करते क्या जाइए, एक कॉपी में नोट करते जाइए। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स को ऐसे बनाते जाइए, एरो बना बना के लिखते जाइए लिखते जाइए लिखते जाइए। ऐसे करके अगर आप जब नोट्स बना लेंगे तो लास्ट टाइम में आपको रिवीजन करने में बहुत मदद मिलती है। ठीक है, तो 2-3 पॉइंट आपका अगर इसे फॉलो करते हैं तो आपका एक पूरा बेस तैयार हो गया। अब इसके बाद क्या करना है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल चीज़ें हैं। चलिए हम आपको बताने वाले हैं कि आपको कैसे एग्जाम में अच्छे अंक लाने के लिए क्या करना होगा। पहले तो हम सीडीपी से स्टार्ट करेंगे, आपको ये बताएंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग वर्ड्स कैसे आप पहचान सकते हैं कि अगर ये वर्ड आया है तो यह उत्तर बिल्कुल सही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई काट नहीं सकता, कोई एग्जामिनर आपका नंबर काट नहीं सकता है। अब मेरी बात समझिएगा, देखो टैग वर्ड का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। टैग वर्ड मीन्स होता है कि ऐसे शब्द जो आपकी परीक्षाओं में क्या होते हैं, टकराते रहते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं। हर एग्जाम की बात कर लो, हर एग्जाम में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं कि अगर वो वर्ड आपके ऑप्शन में आया है तो वर्ड्स की वजह से भी आपके उत्तर बिल्कुल सही हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको बताते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सीडीपी से शुरुआत करेंगे। तो सीडीपी में जैसे कि आपके चीन पियाजे हैं, थान डाइक जी का तो सबको याद हो गया कि प्रयास, तत्परता, अभ्यास, ये सारी चीजें जहां भी रहेंगी आपके थान डाइक ही आएंगी। उद्दीपन, अनुक्रिया वगैरह सारी चीजें आपकी होगी। एसआर थ्योरी आप लोग जानते हो थान डाइक दिए थे, एसओआर वुडवर्थ ने दे दिया था। ठीक है, अब जो सबसे ज्यादा जो वर्ड्स आपके टकराएंगे परीक्षा में और सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक आपके कौन से हैं, ये है पहले जीन पियाजे। जीन पियाजे एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं क्योंकि इनका जो बौद्धिक विकास के जो स्तर थे 4 प्रकार से इन्होंने डिवाइड किया था। तो बुद्धि के आधार पे बच्चों का जो विकास क्रम है कैसे निर्धारित किया जाए और उसमें कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जो आपको परेशान करते हैं। जैसे कि अगर आपके सामने एक वर्ड ये आ गया, क्या आ गया है, आत्म केंद्रित वार्ता, तो याद रखना ये सारी चीजें आपके जीन पियाजे के अंतर्गत आती हैं। जीन पियाजे रिलेटेड कोई स्टेटमेंट दिया है उसमें आत्म केंद्रित लिखा है, यह बिल्कुल सही है। आत्म केंद्रित मतलब होता है कि जो चीजें हमें अपने अनुसार सही लग रही हैं हम उसको कर रहे हैं। ठीक है, खोज करने की प्रवृत्ति, देखो सारी चीजें आप देखोगे, आत्म केंद्रित वार्ता, खोज, सक्रिय अन्वेषण, ये सब चीज जो है आपके संज्ञान से रिलेटेड है। किससे, क्योंकि इन्हें संज्ञानवादी कहा जाता है। संज्ञानात्मक विकास के जो सिद्धांत हैं, जो 4 सुस्पष्ट स्तर की जो पहचान थी पियाजे ने की थी। तो आत्म केंद्रित कैसे होगा, जब आपका मस्तिष्क विकसित होगा। खोज कब करोगे, जब बौद्धिक विकास अच्छा होगा। सक्रिय अन्वेषक मतलब होता है खोज करता। सक्रिय मतलब किसी खोज में स्वयं को लगा के रखना, ये सक्रिय अन्वेषक। तो कब लगाओगे, जब आपकी बुद्धि सही तरीके से काम कर रही है। जिज्ञासु कब बनोगे, जब आपका बौद्धिक विकास अच्छा होगा। ज्ञान का निर्माण कब होगा, जब आपका बौद्धिक विकास अच्छा होगा। यानी हर जगह पे आपका ये बुद्धि से रिलेटेड चीजें हैं। तो ये आपके जीन पियाजे के टैग वर्ड्स हैं, इसे आप लोग नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपके एग्जाम में अगर इस तरह से वर्ड्स टकराते हैं तो आप लोग गलत मत कीजिएगा। बाकी सब जितना आप लोग पढ़े हो उसको रिवीजन करते जाइए, क्योंकि 4 स्पष्ट कौन कौन से थे, संवेदी, प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक, मूल संक्रियात्मक और औपचारिक। 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15।
ये समय अवधि थी, आशा है आप सभी को याद होगा। अगला देखिए, देखो कोहलबर्ग का पूछा जाता है पर इनका बड़ा सरल भी है। कोहलबर्ग जो थे मोरल डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा जोर देते थे। जैसे लॉरेंस कोहलबर्ग आपके नैतिक विकास के सिद्धांत से रिलेटेड इन्होंने क्या किया था, 3 स्तर की पहचान की थी। कौन कौन सी थी? पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत। तो नैतिक स्तर के 3 सुस्पष्ट स्तर की जो पहचान थी लॉरेंस कोहलबर्ग ने किया था। लॉरेंस कोहलबर्ग का यह कहना था कि जो बच्चे हैं उनके अंदर अच्छे आदर्श का विकास कब होगा? जब उसका अनुसरण स्वयं शिक्षक करेगा। क्योंकि कहा गया है कि शिक्षक जैसा भी बर्ताव करेगा बच्चे उसका अनुकरण करते हैं। ठीक है, तो बच्चों में नैतिक विकास की भावना कैसे विकसित की जा सकती है, यह प्रश्न बनता है कोहलबर्ग से। तो याद रखिए, वो तब हो सकती है जब स्वयं उस चीजों को शिक्षक अपने अंदर फॉलो करेगा, तभी नैतिक विकास किया जा सकता है। सिर्फ ये नहीं कि उनको बस स्टोरी सुना दो बच्चों का नैतिक विकास हो जाएगा। आप स्वयं वो काम करके दिखाएंगे तब बच्चों में नैतिक विकास होगा। ठीक है, तो नैतिक वाली चीजें आएंगी, याद रखिएगा कोहलबर्ग का है। वाइगोस्की आते हैं, वाइगोस्की से भी प्रश्न बहुत बनता है। ये आपकी ज्यादातर जो है सामाजिक, ठीक है। देखो पियाजे और जो वाइगोस्की हैं इनमें थोड़ा सा डिफरेंट ये होता है, ये चिंतन पे जोर देते थे और ये भाषा पे जोर देते थे। किस पे? भाषा पे। इनका कहना था अगर भाषा ही नहीं सही है तो बच्चा अपने समझ को कैसे विकसित करेगा। पियाजे कहते थे कि बच्चों में बस चिंतन होना जरूरी है, सोच करने की जो क्षमता है वही रहेगा तो बच्चे अपने आप अपना बौद्धिक विकास कर ले जाएंगे। तो दोनों में ये चीजें डिफरेंट थी। ये भाषा और सामाजिकता को विशेष जोर देते थे वाइगोस्की। ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ, ये कहते थे व्यक्तित्व वार्ता। व्यक्तित्व वार्ता मतलब होता है जब आप किसी समस्या में फंसे रहते हैं तो आप किसी और की बजाय स्वयं से बात करना स्टार्ट करते हैं। व्यक्तित्व वार्ता, कभी कभी हम स्वयं से बातें करते हैं किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए, सोचते हैं कि इस काम को कैसे किया जा सकता है, तो ये व्यक्तित्व वार्ता हो गई। सामाजिक अंतःक्रिया, ये सारे वर्ड्स आपके वाइगोस्की में बहुत सारे मिलेंगे, तो याद रखिएगा ऐसे वर्ड्स आते हैं तो आप लोग को सिर्फ वाइगोस्की पे जाना है और कहीं नहीं जाना है। सामाजिक अंतःक्रिया मतलब होता है कि समाज जिस तरीके से है, समाज में जिस तरह का वातावरण व्याप्त है, हमको उसी के आधार पे रिएक्ट करना है, उसी के आधार पे अपनी प्रतिक्रियाएं देनी है और स्वयं को उसी आधार पे ढालना है। तो ये सामाजिक अंतःक्रिया में ये सारी चीजें आती हैं। और देखिए भाषा, मैंने आपको बताया परस्पर सामाजिक, ये भी कभी लिखा रहेगा तो याद रखना ये भी आपके वाइगोस्की हैं। सांस्कृतिक, तो सांस्कृतिक वाले वर्ड्स भी बहुत सारे आते हैं। देखो क्या होता है, वाइगोस्की मानते हैं कि हर जगह का कल्चर अलग अलग है। संस्कृति जैसे आप लोग इसे यहाँ पे हो, कुछ लोग केरल के होंगे, कुछ लोग तमिलनाडु के होंगे, तो हर जगह का कल्चर अलग है। लेकिन हर जगह कल्चर में सबसे इंपॉर्टेंट होती है भाषा। तो भाषा आप जाएंगे वहां की लैंग्वेज सीखेंगे और अपने क्या होते हैं संज्ञान, मस्तिष्क का विकास तो करेंगे, साथ ही आप अपना सामाजिक विकास भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे जरूरी क्या है, भाषा, आपकी लैंग्वेज डेवलप होना बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें आपकी आएंगी तो याद रखना ये सारे टैग वर्ड्स आपके वाइगोस्की के हैं। आगे बढ़ते हैं, विकास। देखो हैं तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक, लेकिन जो बार बार पूछे जाते हैं, जो सबसे हाईलाइटेड मनोवैज्ञानिक हैं वो पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की हैं। पावलाव हैं पर पावलाव का बहुत सरल है, बहुत ज्यादा उसमें कठिन चीज नहीं है। उसमें टैग वर्ड कैसे पहचानोगे, बहुत सरल है, शास्त्रीय अनुबंधन है। मतलब आप किसी एक चीज का संबंध किसी दूसरे के साथ स्थापित हो गया। जैसे मान लो आप स्कूल में बैठे हो, क्लास में बैठे हो, जब बेल बजती है तो आपको ये आभास हो जाता है कि अब छुट्टी होने वाली है। आपका दिमाग क्या हुआ, उस बेल पे टिक गया। मान लो किसी दिन छुट्टी नहीं हुई, कोई बच्चा गया गलती से बेल बजा दिया, तभी आपको लगा अब छुट्टी हो गई, क्योंकि आपके दिमाग में वो चीज सेट हो गई कि घंटी बजने से यानी कि कुछ न कुछ निर्देश मिलने वाला है ना। तो वही पावलाव जी कहते हैं कि जब मस्तिष्क के विचार किसी वस्तु या किसी भी ऑब्जेक्ट से क्या होते हैं, मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, संबंध हो जाते हैं, या आपके शास्त्रीय अनुबंध, अनुकूलित अनुक्रिया, ये सारी चीजें इसी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। पियाजे वाला तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही था, आप लोग एकदम रट चुके होंगे। कुत्ते पर प्रयोग किया था, लार का अध्ययन किया था, घंटी बजती थी तो फिर क्या होता था, उनके सामने खाना प्रस्तुत किया जाता था।
और वो क्या होता था, उद्दीपक का काम करता था। कौन? भोजन। भोजन को उद्दीपक के रूप में प्रस्तुत किया जाता। उद्दीपक मतलब होता है जिसे देखकर आपके अंदर उत्तेजना उत्पन्न हो। तो ये सब जीन पियाजे वाला और को क्या कहते हैं, पावलाव वाला बिल्कुल सरल था। बात करें अगर कुछ और मनोवैज्ञानिक की, जैसे कि आपके कोहलर, गेस्टाल्टवादी में पूछेगा, आशा है आप लोग कर ले जाएंगे, क्योंकि गेस्टाल्टवाद में आपका क्या आता है, कोहलर, वर्दीमर, कोफका, ठीक है। पर एक चीज याद रखिएगा, इसमें गेस्टाल्टवाद के संस्थापक कौन थे ये पूछता है तो आप लोग कोहलर मत लगाइएगा, वहां पे मैक्स वर्दीमर आता है। क्या आता है? मैक्स वर्दीमर जो थे ये संस्थापक थे गेस्टाल्टवाद में। इसमें सूत्र पूछता है कि गेस्टाल्टवाद में कौन कौन सा सूत्र चलता है, तो पूर्ण से अंश की ओर, ये फॉर्मूला इसमें काम करता है। गेस्टाल्ट माने क्या होता है ये भी पूछ सकता है कभी, तो गेस्टाल्ट माने होता है संपूर्ण या समग्र, ठीक है। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है? संपूर्ण या समग्र। और सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कौन दिया था? सबको याद होगा, कोहलर थे, जिन्होंने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था, ठीक है। वो कोहलर क्या किए थे, एक पिंजड़े में 6 वनमानुष को ले गए थे। कितने? 6 वनमानुष को ले गए थे, सिवाय एक जो जितना था, एक वनमानुष के पास जितना कॉमन सेंस था बाकी सब में नहीं था, और उसी का नाम रख दिए थे सुल्तान, ठीक है। केले को लटकाए, बॉक्स रख दिए, तो एक ही के पास बुद्धि आई, उसने बॉक्स को रखा, उस पर चढ़ गया और केले को प्राप्त कर लिया। इसी को सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहा गया। और सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत अधिगम का सिद्धांत है, ठीक। तो ये सब चीजें आपकी हो जाएंगी। मैं मेन इसलिए बता दे रहा हूँ, मान लो इसमें जो मनोवैज्ञानिक नहीं है उसको मैं ओरली भी बता दे रहा हूँ, जिससे कि अगर आप एग्जाम में टच हो गया कहीं भी तो आपको रिवीजन हो जाएगा। एक तरह से इसे आप रिवीजन क्लास भी मान सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगर समझ में आ रहा हो मेरी बातें तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा है। एक और बढ़िया वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए इसी तरीके से, ठीक है। तो हो गए आपके पियाजे थार्नडाइक की क्या बात करें, 5 आपके गौड़ नियम और 3 मुख्य नियम और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। तो सब लोग ये सब आप लोग पढ़े हुए हो, जो फैक्ट चीजें हैं। तो अब आते हैं विकास पे। देखो, डेवलपमेंट की बात करें, ठीक है। डेवलपमेंट, विकास कैसे होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। विशिष्ट से सामान्य मत लगा देना, अन्यथा आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अन्यथा आपका क्या होगा? गलत हो जाएगा। चलिए, और आप लोग ये भी जानते हो जो विकास है वो मस्तिष्कान्मुखी होता है, सिर से पैर की ओर विकास चलता है। विकास और वृद्धि में अंतर पूछेगा। वृद्धि एक समय बाद रुक जाएगी, पर विकास जो होता है निरंतर चलता रहता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब बुद्धि की बात करें। बुद्धि में तो आप लोग जानते हो, जय टर्बन बुद्धि के सागर, बुद्धि मापन विनय उजागर, बुद्धि लब्धि। देखो, अगर बात करें बुद्धि की खोज किसने की थी? जय टर्मन बुद्धि के सागर, यानी बुद्धि के खोजकर्ता जो थे आपके टर्मन थे। लेकिन बुद्धि मापन के कौन थे? तब वहां पे क्या बताएंगे? विनय। जय टर्मन बुद्धि के सागर, बुद्धि मापन विनय उजागर, तो बुद्धि मापन के विनय है। तो इस तरीके से आप जानते हो। बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला पूछता है ज्यादातर, इसमें पूछेगा बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु बटे 100। और इसमें कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे बहुआयामी, त्रिआयामी, एक कारक, द्विकारक, त्रिकारक, है ना। ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। समुच्चय वर्ड आ गया तो याद रखना ये सारा बुद्धि से रिलेटेड टॉपिक है, समूह वगैरह चीजें हैं। और इसमें जो आपकी प्रक्षेपी विधियां हैं, ठीक है, डॉक्टर जलोटा परीक्षण हुआ, बोर्ड्स, इसके मतलब जितने छोटे छोटे खंड हैं उसको आप लोग पढ़ जरूर लीजिएगा। बहुत प्रश्न इसमें से आते हैं, तो 2 से 3 प्रश्न आएंगे बुद्धि वाले टॉपिक से, ठीक है। बहुत ज्यादा आप लोग को इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आते हैं अगला, संवेग संज्ञान की बात करें। संवेग, 14 मूल संवेग कौन बताया था? मैकडूगल ने, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? ऐसे वर्ड आएंगे, कुछ ऐसा स्टेटमेंट बना देगा, उसमें डाल देगा सन्निहित, ठीक है, संबंधित। तो ऐसा वर्ड अगर आपका रहेगा तो याद रखना ये सब आपके किससे हैं? संवेग एवं संज्ञान से रिलेटेड है। सकारात्मक शब्द, चलो अब पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्ड को हम लोग डिस्कस करते हैं। वैसे तो आप लोग जानते हो बहुत सारे वर्ड आते हैं, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे कि प्रश्न पेपर आपके सामने आ गया है, अब उसमें हम कैसे चूज करें कि ये ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन सही नहीं है। तो उसके लिए ध्यान दीजिए, क्या होता है जैसे कहीं सक्रिय लिखा रहे, सक्रिय सहभागिता,
ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि हमें जब भी हमारे सामने पेपर आता है या कोई पेपर सेट करता है तो उसमें बच्चों का हित जहां छुपा रहेगा, यहाँ बच्चों के हित की बात होगी, वो ऑप्शन हमेशा सही होगा। और जहां बच्चों के हित की बात नहीं हो रही है वो ऑप्शन हमेशा गलत होगा। ये दिमाग में रखिएगा, क्योंकि पूरी शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित है, न कि शिक्षक केंद्रित। ठीक है, तो जैसे सक्रिय सहभागिता लिखा है तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। बाल केंद्रित लिखा है, बिल्कुल सही है। समावेशी शिक्षा लिखा है, समावेशी शिक्षा में जानते हो हर प्रकार के बच्चों को लेकर सम्मिलित किया जाता है, सभी के लिए समान शिक्षा। राइट टू एजुकेशन वाला पार्ट पढ़ लेना। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया था? ठीक है, और ये भी आता है कि अगर बच्चा दिव्यांग है तो उनके लिए आरटीई में क्या प्रावधान है। जैसे अगर जो दिव्यांग बालक हैं तो उनके लिए 14 से 18 भी रखा गया है। ठीक है, ये सब चीजें हैं। चलो, तो समान अवसर हुआ, क्रियाशीलता हुआ, अवसर हुआ, विविधता का सम्मान हुआ, सहारा देना हुआ, संवेग नियंत्रण हुआ। ऐसे वर्ड रहेंगे, आप लोग समझ लेना भैया ये सकारात्मक वर्ड ही हैं, इसमें आपके उत्तर गलत नहीं हो सकते अगर ऑप्शन में दिया है। अब नकारात्मक वर्ड को पहचान लो। नकारात्मक में जैसे कि हित करना, ये नकारात्मक है। उनके उत्साह को नुकसान पहुंचाना, दंड देना, शिक्षक का कठोर रवैया और दबाव बनाना। केवल वर्ड रहे ही, भी और याद करना, कभी भी याद करने पे फोर्स नहीं किया जाता। बच्चों को समझ के द्वारा शिक्षण प्रदान किया जाता है। समझ के द्वारा जो समझाया जाता है, जिस तरीके से बच्चों में विकसित होती है, उनका ज्ञान विकसित होता है, वो सबसे बढ़िया क्या होता है? स्थायी होता है। कहीं भेदभाव वाली चीजें रहेंगी तो उसको छोड़ देना, वो हमेशा ऑप्शन गलत होगा। ग्रेडिंग एवं रैंकिंग वाले हमेशा ऑप्शन गलत होते हैं। कभी भी बच्चों को ग्रेडिंग एवं रैंकिंग के आधार पर उनके मानसिक विकास को आप नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये वाले वर्ड्स भी अक्सर गलत रहते हैं, इसे निगेटिव में याद रखिएगा। निष्क्रियता मतलब बच्चा निष्क्रिय है, काम नहीं कर रहा है, वो वाला ऑप्शन भी हमेशा आपका निगेटिव होगा। कठोर अनुशासन को कठोर नहीं लचीला भी बनाया जाता है। ठीक है, पाठ्यक्रम को भी लचीला बनाया जाता है, कठोर पाठ्यक्रम नहीं बनाया जाता। तुलना करना, एक दूसरे से तुलना करना भी गलत है। हमेशा से याद रखना, अगर ऐसा वर्ड लिखा है वो आपका निगेटिव में जाएगा, क्योंकि ये पूर्णतः व्यक्तिगत भिन्नता है। हर इंसान की सोचने, समझने, पढ़ने, लिखने की क्षमता क्या होती है? अलग होती है। फिर व्यक्तिगत भिन्नता को दर्शाता है, तो आप तुलना करोगे तो गलत हो जाएगा। शिक्षक केंद्रित कहीं लिखा है तो ये भी गलत है। लैंगिक पूर्वाग्रह लिखा है, मतलब कि लड़कियों को स्कूल जाना चाहिए या लड़कों को स्कूल जाना चाहिए, लड़कियों को नहीं जाना चाहिए। इस तरीके की जहां मानसिकता आ जाए वो ऑप्शन जान लेना हमेशा निगेटिव में जाएगा और उसे आप लोग गलत कर दीजिएगा, यानी कि वो आपका क्या है? ऑप्शन सही नहीं है। ठीक, तो बस ये सारी चीजें हैं आपके सकारात्मक और नकारात्मक शब्दों का समावेश। ठीक, और भी जो आपके लिए मैंने बताया, जैसे कि इसके लिए शिक्षा का अधिकार, निर्देशन एवं परामर्श, मूल्यांकन एवं मापन, ये सारे जो आपके टॉपिक हैं बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा थोड़ा भी पढ़ लोगे कि इसमें क्या होता है। जैसे सूक्ष्म शिक्षण की बात करें, सूक्ष्म शिक्षण मतलब क्या है? किसी चीज़ को शॉर्ट में कैसे पढ़ाई किया जाए, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। और बाकी आज का वीडियो हमारा यहीं तक है, बस आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, कुछ और भी आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो आएंगी। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो लोग यूपी टेट के बाद अब सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, तो हमारा बैच आ चुका है लक्ष्य 2.0, उसे आप ज्वाइन करके सुपर टेट की भी तैयारी कीजिए। आप यूपी टेट में या किसी भी टेट एग्जाम में पूर्ण सफल हो, ये हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा है, कुछ टैग वर्ड्स की हम पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा देंगे, टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में जाके MS SSC नोट सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।